हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं परविंदर, जिनकी गेट में रैंक 3 रही है गेट 2022 में। हेलो परविंदर, हेलो सर। कैसे हैं? तो मैं बढ़िया सर, मतलब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और अच्छा। वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का। बस चल रही है जिंदगी। अच्छा। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब जो पीएसयूज हैं उनके रिजल्ट का हाँ, वेट कर उनके रहे इंटरव्यू से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हैं। अच्छा, अभी और कौन कौन से हाँ, इंटरव्यू आप दिए हैं? मैंने अभी 2 इंटरव्यूज दिए हैं। मैंने गेल का इंटरव्यू दिया है और मैंने ईआईएल का इंटरव्यू दिया है। गेल मतलब अपना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ईआईएल अपना इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और अच्छा। उसके साथ में मैंने दिया है ईएससी मेंस का हाँ। और उसके रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। और इसके अलावा 2 पीएसयूज का मैं आईओसीएल का तो मैं इंटरव्यू के डेट का वेट कर रहा हूँ और ओएनजीसी का भी फॉर्म आने वाला है, वो फिल कर दूंगा, उसका वेट कर। अच्छा, तो ये तो बात होती है जब आपके हाथ में सक्सेस आ जाता है, मतलब एक रैंक आ गया, गेट एआईआर 3 रहे हैं आप 2022 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो अब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है और आप सोच रहे हैं कि भाई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इतने सारी चीजें अभी आने वाली है। लेकिन इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए बहुत सारा त्याग देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उन्हीं चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे सबसे पहले आपने कब सोचा, आपके दिमाग में कब आया कि भाई गेट एग्जाम तो हमको करना ही करना है, और उसके लिए सीरियसली आप पढ़ाई कब से शुरू की? सर गेट तो मतलब मुझे पता था कि मतलब कॉलेज से जब मैं पास आउट हुआ था, मतलब 8 सेमेस्टर के अराउंड, कि भाई गेट तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो बेस्ट जॉब्स हैं, हाँ। अगर ईएससी को हटा दें, हाँ। तो जो बेस्ट जॉब्स है अपने गवर्नमेंट सेक्टर में, वो अगर रीच करनी है तो उसके लिए गेट की रैंक हमारे को जरूरत है। हाँ। तो उसके लिए गेट तो मुझे हमेशा से देना ही था। पर मुझे मतलब पता नहीं था कि भाई मेरी स्किल लेवल कितना है गेट के अंदर। तो मैं सोच रहा था, उस टाइम आरवीएनएल जेई की वैकेंसी आई हुई थी, हम्म। तो मैं सोच रहा था कि पहले वो क्रैक करूंगा मैं। फिर वैकेंसी वो थोड़ी सी मतलब ऐसा है कि वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं होता है, तो मैं सोच रहा था उसके साथ साथ में मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा और 1-2 साल बाद में मतलब मोस्ट वाली जो 2023 वाला गेट है वो मैं अप्लाई करता, उसके लिए पढ़ता मैं। पर बीच में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस आरबीएनएल जेई की, तो ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पे सेशन चल रहा था। हम्म। गेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे थे वो, तो मैं हम्म। यूं ही मजे मजे में मैं चला गया कि चलो देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। तो जब मैं गया, फॉर्म का सेशन चल रहा था वो, तो जब उन्होंने देखा तो मुझसे सारे क्वेश्चन बन गए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझसे अभी से बन ही रहे हैं तो फिर मैं क्यों अपना 2 साल वेस्ट करूं, मैं अभी 2022 के लिए ही अप्लाई कर देता हूँ। तो उस टाइम अराउंड मेरे साथ जून का मंथ था। तो जून के मंथ से मैंने, उसके बाद से मैंने गेट की प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट कर दी थी। एजेई का जो सेगमेंट था मैंने छोड़ दिया था पूरा। उसके बाद से मैं प्रॉपर गेट की तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद से जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस मिला कि यार अब गेट कर सकता हूँ, तो जैसे सिलेबस अगर मैं बात करूँ तो बड़ा सिलेबस है गेट एग्जाम का, इतने सारे सब्जेक्ट्स है। सो आपने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया? मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस खत्म करना, फिर रिवीजन करना, या पैरेलली रिवीजन करते हुए सिलेबस खत्म करना, सो इसमें कितना समय दिए टोटल? तो मेन इशू मेरा ये था कि मैं मतलब जनरली लोग स्टार्ट कर देते हैं मार्च में या हम्म। फेब एंड में, हम्म। पर मेरा जून हो गया था तो मेरे पास टाइम कम था। तो मेरा एक एडवांटेज था कि मैं घर पे था, हम्म। तो मुझे और किसी चीज की टेंशन नहीं थी, खाने पीने कपड़े धोने उन सब की कुछ दिक्कत नहीं थी मुझे। तो मैं दिन के लगभग 12-14 घंटे दे सकता था पढ़ाई में। हम्म। तो फिर मतलब मैं इसी में लग गया, मैंने और कुछ सोचा वोचा नहीं कि बाहर घूमने जाना है, मूवी देखना है, कुछ सब 1 साल तक मेरा बंद रहा। जून से मैं लग गया और फिर अराउंड 12-14 घंटे मेरे चल रहे थे, तो 2 सब्जेक्ट साथ में पैरेलल लेके चल रहा था मैं। और सबसे पहले जो 2 सब्जेक्ट मैंने किए थे वो थे मेरे थर्मो और फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन जर्नी अपनी। और उसके बाद धीरे धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे तो नहीं, स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ी, तो इंटू टू स्पीड में देखता था वीडियोस में। तो उससे धीरे धीरे करके अराउंड नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक तक मेरा सारा सिलेबस सिवाय डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के, मशीन डिजाइन के, पूरा हो गया ओके। नवंबर एंड तक। ओके। ओके। एक बात आपने कही कि 1 साल, मतलब मैं एक्चुअली बेसिकली अगर मैं मानूँ, आप जो उनसे प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो 6 से 7 महीने का समय आपने पूर्ण रूप से गेट एग्जाम को दिया।
जी सर। और दूसरा चीज़, आप जैसे कह रहे हैं कि 10 से 12 घंटे, 14 घंटे तक आप समय देते थे, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा है कि कंसिस्टेंसी लाना इतना आसान नहीं है, पहली हम्म, चीज़। क्योंकि बीच-बीच में आपके डिस्ट्रैक्शंस आएँगे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शंस है, दोस्तों का फ़ोन आ रहा है, दोस्त कहीं न कहीं प्लेसमेंट में भी कई लोग चले गए रहे होंगे आपके दोस्त। सो आपके दिमाग में क्या चलता था कि मतलब उस समय क्या आता था कि पढ़ाई करें कि और जॉब वगैरह के पीछे भागें? तो मतलब एक तो सर फाइनेंशियली मतलब मैं मतलब फैमिली मेरी वीक नहीं है इतनी, तो जॉब का इतना मेरे पे प्रेशर नहीं था कि जॉब अभी ले ही लो। हुँ, तो मेरे पास इतनी छूट थी कि आराम से पढ़ तो आराम से क्लियर कर, तो उसका इतना इशू नहीं था। बाकी जो मेरा कंसिस्टेंसी थी कि भाई लगातार इतने घंटे पढ़ना है, वो मैंने एज की जो सेगमेंट था हुँ, उस टाइम से ही मेरी हैबिट हो गई थी इतने घंटे लगातार पढ़ने की। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब आज बैठा मैं गेट की प्रिपरेशन में और आज से ही मेरे 10-12 घंटे निकल रहे हैं। पॉसिबल नहीं है वो, मतलब आप जीरो से इतने ज्यादा हाई पे नहीं पहुंच सकते। जब मैंने एज की स्टार्ट करी थी सेगमेंट की स्टडी, तब मेरे दिन के 2 घंटे भी निकलते थे, मन हुँ, नहीं करता था पढ़ने का। फिर धीरे धीरे अपने आप को फोर्स कर करके 8-8 घंटे 6-6 घंटे तक पहुंचना। उसके बाद फिर एक बार जब आपको समझ में आने लग जाता है, क्वेश्चन बनने लग जाते हैं, अपने आप पढ़ने का मन करता है। तो फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके 10-12 घंटे निकल गए हैं दिन में। मतलब लगेगा कि अभी तो कुछ ही मतलब 2-4 घंटे ही निकले हैं, और आप चेक करते हो तो 6 घंटे निकल चुके होते हैं, 8 घंटे निकल चुके होते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। बाकी दोस्तों के साथ बात करना जरूरी है। डिमोटिवेशन मतलब इस जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें डिमोटिवेशन तो आता ही है, क्योंकि आपने कोई टेस्ट दे दिया, हुँ, उसमें आपके नंबर नहीं आए, हुँ, आता हुआ हो के भी मतलब सिली मिस्टेक से ही अपने बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। तो वो डिमोटिवेशन जब होता है तो उसके टाइम पे आपको अपने फैमिली के साथ बात करके बताना है कि भाई मेरा आज ये हो गया। तो वो आपको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। मतलब शुरू शुरू में जुनून होता है कि हाँ भाई गेट की फर्स्ट रैंक लेके आएंगे, टॉप 10 लेके आएंगे, पर धीरे धीरे जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डिमोटिवेशन आ ही जाता है। जब समझ में नहीं आती है कोई चीज, या तो उस टाइम पे फ्रेंड्स और फैमिली का जो सपोर्ट है काफी जरूरी होता है। बिल्कुल। और एक चीज़ ये है कि जैसे ही आप जर्नी को एन्जॉय करना शुरू कर देंगे, तो फिर तो मुझे लगता है कि वो 10-12 घंटे जैसे आपने मेंशन किया, 10-12 घंटे पता ही नहीं चलता, 3-4 पता ही घंटे नहीं लगते चलता। हैं। हाँ। जी सर। अ, एक चीज़ और कि आप क्या एंटरटेनमेंट के लिए कुछ प्लान करते थे? मतलब कुछ ऐसा रहता था कि भाई अब पढ़ रहे हैं तो एक टाइम कभी ना कभी तो लगता ही है कि हाँ, चलो एंटरटेन कर लेते हैं कुछ। तो उसके लिए कुछ ऐसा करते थे क्या आप? मतलब मन तो करता था, मतलब कि जैसे कि कोटा फैक्ट्री आई थी, कोटा हाँ, फैक्ट्री सीजन 2 आया था। हाँ। मन तो करता ही देखने का, पर इतना ज्यादा लंबा टाइम कमिट करने के लिए होता नहीं मेरे पास कि मैं 3 घंटे की पूरी बैठ के मूवी देखूं। या हुँ, तो 10-20 मिनट के यूट्यूब के वीडियोस देख लेते थे, या फिर बैकग्राउंड मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते थे तो बैकग्राउंड में गाने चला के, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको मतलब कोई इतना ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, मतलब क्वेश्चन फॉर्मूले लगाने होते हैं, तो बैकग्राउंड में गाने लगा के सुन रहे हैं। मतलब गाने मतलब लिरिकल गाने नहीं, केवल जो ट्यून्स वाला होता है, ऑडियो केवल सुनते रहे, वो सुनते रहते थे। बाकी ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करते नहीं थे। कभी कभी बाहर आधे घंटे के लिए घूमने के आ गए, और तो कुछ नहीं, मूवीज वगैरह कुछ नहीं। मूवीज वगैरह तो टाइम ही नहीं है 3 घंटे की मूवी देखने का। हाँ, बिल्कुल। अंदर एक से गिल्टी फील भी होता था ना कि हाँ, इतनी लंबी मूवी देख रहे हैं पढ़ाई छोड़ के, तो फिर वो एंटरटेन एंजॉय भी अच्छे से नहीं कर पाओगे अगर आप चले भी जाओगे देखने के लिए। हुँ, तो हुँ। अंदर से गिल्टी गिल्टी फील होता रहता है, फिर मजा भी नहीं आता मूवी देखने में। हाँ, ये बात तो तो एकदम सही कहा है कि अपन अब एकदम डेडिकेटली अगर पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में समय को कहीं और डाल दिए और वो हमारे पढ़ाई से हट कर है और हमारे लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं है पढ़ाई को लेके जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो गिल्ट होता है। और मुझे लगता है एक जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके दिमाग में ये होना ही चाहिए। बिल्कुल गिल्ट आना ही चाहिए, मतलब अगर गिल्ट आ रहा है तो आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर। हाँ। एक चीज़ और कि जैसे आप डेली बेसिस पे क्या प्लान करते थे कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और उसका रिवीजन करूंगा, उसका टेस्ट दूंगा, कैसे रहता था? जैसे हम सेग्रीगेट कर देते हैं, थर्मोडायनिक्स और एफएम, दो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से आप प्लान करते थे? मतलब मैं तो मतलब जो ऑनलाइन कोचिंग चल रही है मेरी, मैं मतलब जो मतलब पुराने लेक्चर्स मतलब मैंने ऐसे कर रखा था कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा था मैं। हम्म। मैं जो लाइव क्लासेस है उसको मैं कम फॉलो करता हूँ, क्योंकि इंटू टू स्पीड में देख नहीं सकते उनको, वो तो फिर लाइव क्लास अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ।
तो मैं दिन के 2-3 क्लास देखता था, उसमें अराउंड एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था उस सब्जेक्ट का। हाँ। तो फिर मैं उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यूज लगाता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था। और अगर उस पार्ट का वो अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल है, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, तो वो लगाता था। नहीं तो जब सब्जेक्ट पूरा हो जाए, जैसे एफएम पूरा हो गया, तो उसके 2-3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल होते हैं, फिर जैसे सब्जेक्ट खत्म होता था वो लगाता था। और 2-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर 3-4 सब्जेक्ट की कंबाइंड टेस्ट होता है, 1 घंटे का हाँ। होता है वो हुँ, वो लगाता था। और फिर जब हमारा सिलेबस अराउंड 55 to 60% के अराउंड हो गया, तो फिर फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू कर देता था, मतलब हुँ। देने शुरू कर दिए थे हाँ, हाँ। मैंने। वीकली पर वीक एक टेस्ट दे देता था। इस बार तो वही टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन तरीके से और प्लान किया हूँ मैं, जो गेट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। मतलब एक सब्जेक्ट को मल्टीपल चैप्टर्स में जैसे हम पढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, मशीनिंग हो गया। तो इस हम्म। तरीके से चैप्टर डिवाइड करके हर एक चैप्टर के टेस्ट भी दिए हैं मैंने, और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दिए हैं। मिक्स सब्जेक्ट जैसा है तो मिक्स सब्जेक्ट में भी ऐसा प्लान किए हैं कि स्टूडेंट को मैथ्स, एप्टीट्यूड और पूरा फीलिंग, टाइम मैनेजमेंट का जो पूरा फीलिंग है ना गेट एग्जाम का, वो वहीं से मिलना शुरू हो जाए। सो इस बार तो जी मुझे लगता है कि और काफ़ी एडवांटेज मिलेगा स्टूडेंट्स को। हाँ। एक चीज जो लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में दो, मतलब मैं एज अ टीचर अगर मैं बोलूं, लगातार जो एस्पिरेंट्स है वो पूछते रहते हैं दो चीजें, कि सर नए क्वेश्चंस कहाँ से बनाए। तो उसके लिए तो टेस्ट सीरीज इस बार भारी प्लान किया हूं मैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो उसका जवाब तो मैं अभी दे दूंगा, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि नए क्वेश्चंस कहाँ से बनाए, एक। और दूसरा जो है, नए क्वेश्चन जब अचानक आते हैं, जैसे हम पढ़ लिए, पीवाईक्यू कर लिए, वर्कबुक कर लिए, और बाकी चीजें हम कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह रेफर कर लिए, फिर भी नए क्वेश्चन अचानक से आ गया। कॉन्सेप्ट लगभग पता है कि फॉर एग्जांपल एंट्रोपी का क्वेश्चन आ गया कि हाँ भाई एंट्रोपी निकालना है, एंट्रोपी जनरेशन निकालना है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो खतरनाक तरीके से घुमा दिया गया है। तो उस समय क्या रहता है थॉट, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर दिमाग नहीं चलता, परेशान हो जाते हैं। तो उस वैसे सिचुएशन क्या आपके साथ हुआ, और उसको दूर कैसे किया? तो टेस्ट सीरीज के टाइम पूछ रहे हैं ना, कि टेस्ट दे रहे हैं और उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो घुमा दिया, हाँ। या फिर गेट के टाइम पे भी, तो हाँ। सीधी सी बात है, उस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो। हाँ। उस क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, बाकी 98 नंबर का पेपर बचा हुआ है आपका, पहले उस पर फोकस कर लो। तो जब पूरा हो जाए वो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे बचे होंगे, जब एक बार आपकी फुल, मतलब मैं करता था पहले क्वेश्चन से लेके 65 क्वेश्चन तक लाइन से, मैं कोई ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता था कि पहले 1 नंबर क्वेश्चन ढूंढूंगा, फिर 2 नंबर क्वेश्चन ढूंढूंगा। वो मतलब पॉसिबल है, पर मुझे लगता है टाइम वेस्टिंग है वो, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो एक एक नंबर क्वेश्चन कौन सा वाला है। हाँ। तो मैं तो 1 से लेके 65 तक सारे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करता था, जितने हो गए हो गए। उसके बाद फिर मैं सेकंड में देखता था कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मुझे बन जाएंगे, जो हम्म। मतलब मेरे स्ट्रॉन्ग सूट्स हैं, क्योंकि थर्मो और एफएम जो है मेरा थोड़ा स्ट्रांग है। हाँ। तो उनसे है, तो मैं पहले उन क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा, क्योंकि ज्यादा चांस है मेरे बन जाएंगे। या फिर जो दिमाग में है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है पर लंबा है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो क्वेश्चन सेकंड सेटिंग में बनाऊंगा मैं। तो वह जो ये आपके ट्रिकी क्वेश्चन है, ये उस टाइम बनाने वाले होते हैं, वरना पता लगा आपने आधा घंटा उस क्वेश्चन को दे दिया और बन गया, मान लो अगर बन भी गया, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 नंबर मिलेंगे। पर उस 2 नंबर के चक्कर में अपने बहुत ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे ना। आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो वाले क्वेश्चन छोड़ने। तो हाँ। अभी के लिए छोड़ दीजिए, अगर टेस्ट सीरीज है तो भी, अगर गेट का एग्जाम है तो भी एंडिंग में अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चन। तो मेरा बिल्कुल। सजेशन ये रहेगा। हाँ, 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 हाँ। मुझे लगता है कि जब भी आपका एग्ज़ाम ऐसा आ गया जिसमें 2-4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस हैं आपके उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और उस समय सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, जैसे आप उस क्वेश्चन से जूझते रहे, 10 मिनट निकाल दिए कि नहीं मैं बना के ही रहूँगा, तो इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम में। ईगो पे नहीं लेना है, ईगो पे नहीं। एग्जाम से नहीं लड़ रहे हैं हम लोग ना, हाँ। हमारा एनिमी एग्जाम नहीं है। हाँ। तो एग्जाम को बड़े प्यार से ट्रीट करिए कि हाँ भाई, जो क्वेश्चन मुझसे बन रहा है मैं वही कर, मतलब आप प्रूफ कैसे कर रहे हो। बाहर कोई ना कोई चेक थोड़ी करने वाला है कि आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर लेके आए हो। बिल्कुल। वो थोड़ी जज करके यार ये टफ क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर लेके आए या आसान क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर लेके आए, वो तो नंबर चेक करेंगे ना, आप नंबर कितने लेके आए। तो उस पे अपना फोकस रखेंगे तो बेटर रहेगा। ये आपने ना बहुत बड़ी बात कही है परविंदर।
ऐसी चीज़ें ना प्रिपरेशन के दौरान पे स्टूडेंट्स के साथ होता ही है। इवन दो प्रिपरेशन के दौरान भी कई बार स्टूडेंट जैसे आउट ऑफ सिलेबस भी चीज़ें पूछ दी जाती है टेस्ट सीरीज वगैरह में, क्योंकि इतने सारे टेस्ट रहते हैं तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर स्टूडेंट ना उसमें जूझते रहते हैं। हो सकता है उसमें 4 घंटा निकाल दिए, जबकि वो 4 घंटा हो सकता है कि जो कोर पार्ट है जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं उस उन चीज़ों पे समय दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल हर बार करते हैं और उसका फिर हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों, आपको पता है पीवाईक्यू आप कर रहे हैं, आपको वर्कबुक दिया जा रहा है, आपको पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, सो स्टिक टू द सिलेबस, स्टिक टू द प्लान। आप ऐसा नहीं है कि रैंडमली भाग रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बना तो उसी के पीछे जान लगा दे रहे हैं, नहीं। आप उसको समय दे दीजिए। अगर लगता है सिलेबस का भी है और इवन दो नहीं बना है तो उसको अभी छोड़िए, आगे बढ़िए। उसके बाद वापस आके देखिए, हो सकता है दूसरे अटेम्प्ट या तीसरे अटेम्प्ट दूसरे में टाइम में आपसे कई बार बन। बन भी जाता है ऐसे क्वेश्चन जो पहले अटेम्प्ट, क्योंकि हमारे दिमाग में प्रेशर जब होता है कि यार इतने सारे क्वेश्चन बच्चे हैं, जल्दी जल्दी करना है, हाँ। तो दिमाग उस एफिशिएंसी से काम नहीं करता है। पर एक जब जब हो जाता है ना कि हाँ भाई मैंने अब 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब मुझे बस 20 क्वेश्चन करने हैं और मेरे पास है अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो हम्म। फिर उतना प्रेशर जब नहीं लगता तो क्वेश्चन जो नहीं बन रहे थे ना पहले, वो दूसरी बार में बन भी जाते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है। उसकी हम्म। प्रिपरेशन के लिए हमारे को टेस्ट सीरीज जो है वो काफी हेल्प करती है इस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छूना ही नहीं है भाई इसको, तो मतलब अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, छोड़ दो इसको, कोई बड़ी बात नहीं। 98 नंबर का अटेम्प्ट कर लो, 100 नंबर का अटेम्प्ट मत करो, कोई बड़ी बात। तो वो सब भी टेस्ट सीरीज उसमें उस मामले में बहुत अच्छे से फैक्टर करती है हमारे लिए। बिल्कुल। अब जैसे कि जुलाई लगभग एंड हो रहा है और ये अगस्त आने हो ही वाला गया है, है। और यहाँ से 6 महीने, अगर मैं बोलूँ 6 महीने ही देखने को मिलेगा लगभग। 6 महीने भी नहीं आपका, अ, ठीक हाँ है, छह आप महीने हाँ छह छः महीने महीने अपन कंसिडर कर लेते हैं पूरा ओवरऑल, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी ना, जो कॉलेज गोइंग है उनके सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाते हैं और दिवाली बीच आ में। जाती है, दशहरा हाँ, आ जाता है। हाँ। बिल्कुल। फिर दिवाली हो सकता है किसी के घर में, ये मुझे समझ में नहीं आता, जो प्रिपरेशन करते रहते हैं वो उनकी ये। दिवालियां नहीं होती सर। हाँ, उनकी दिवालियाँ नहीं होती। नहीं उनकी होती है। दिवालियाँ नहीं होती, उनके यहाँ घर में शादी हो रही है तो उनको नहीं एंजॉय करना है भाई शादी अभी। मतलब बस जिस दिन शादी है उस दिन जाओ, मिठाई वगैरह खा के वापस आ जाओ, बस इतना ही होता है हमारी शादियां भी। हाँ, तो ये सब भी। तो बिल्कुल, तभी आप कहीं न कहीं पहुँचेंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप बोलोगे कि शादी भी एन्जॉय कर लूँगा, मैं दिवाली भी मना लूँगा और मैं रैंक भी ले आऊँगा, तो भाई पॉसिबल नहीं, नहीं। हाँ, नहीं हो पाएगा वैसा, बड़ा मुश्किल है। अभी जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, जो 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसमें थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी रहेंगे, लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट रहेंगे और जो ड्रॉपर हैं वो स्टूडेंट भी रहेंगे। जी सर। सो उनके लिए मैं आपकी तरफ से फाइनल वर्ड्स, कुछ सजेशंस, मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ सजेशंस, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। 6 महीने में आपने क्रैक किया है, अगर मैं ओवरऑल कंसिडर करूँ तो 6 महीने में आपने गेट AIR 3 क्रैक किया है, गेट 2022 में। सो उनके लिए क्या सजेशन है 23 के एस्पिरेंट्स के लिए? मतलब सबसे पहला सजेशन तो मेरा ये है, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, कि अगर आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं और वो स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर रही है, तो किसी यूट्यूब वीडियो या मेरी बात से इन्फ्लुएंस होकर उस स्ट्रेटेजी को छोड़ के, मतलब मेरी बातों में मत आ जाना। आपकी जो स्ट्रेटेजी काम कर रही है उसी को फॉलो करते रहिए, अगर आपके लिए वो काम कर रही है तो। बाकी जो लोग मतलब जो कुछ इश्यू हो रहे हैं, टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ना, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जैसे अगर आपने मार्च में स्टार्ट किया है और आपका मतलब नवंबर एंड, मेरे हिसाब से सबका टारगेट होता है कि नवंबर एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 8 महीने और अराउंड होते हैं वो। तो आपका इस टाइम पे मेरे हिसाब से 50% के अराउंड सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो उसी प्रोपोर्शन में आपको नए सब्जेक्ट, मतलब आपका अगर 8 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में आपको रिवीजन के लिए और नए सब्जेक्ट के लिए टाइम बांटना शुरू कर देना चाहिए। कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो 4 घंटे आप दीजिए रिवीजन के लिए और 4 घंटे दीजिए अपने कंटेंट के लिए। तो 4 घंटे रिवीजन मतलब ये नहीं कि आप केवल नोट्स पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, या पीवाईक्यूज को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे ये रिवीजन वाला वेटेज को बढ़ाते रहिए, वरना क्या होता है, एंड तक आते आते ना, जो
जो बिल्कुल इनिशियल सब्जेक्ट थे, जैसे मैं मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स और एफएम था, वो ना कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर ना उन सब्जेक्ट से डर लगने लग जाता है हुँ, कि भाई इस क्वेश्चन, क्योंकि जब टेस्ट में उसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है, या फिर टीचर कुछ कुछ वो होते हैं ना, स्पेशल केसेस होते हैं कि भाई अगर ऐसी चीज आ जाए ना तो फिर इसमें अगर ये नहीं लगाओगे ना तो अटक जाओगे। वो टीचर बताता है उस टाइम तो याद रहती है, फिर 1-2 महीने बाद भूल जाते हैं, 6 महीने बाद भूल जाते हैं। फिर जब वो क्वेश्चन आता है तो बनता नहीं, फिर डर लगता है कि भाई इससे क्वेश्चन नहीं बन रहे मुझसे, ये सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो अगर आप शुरू से प्लान करके चलेंगे रिविजन वाला पार्ट ना, तो एंडिंग तक आते आते आप काफी अच्छी हालत में होंगे। और रिवीजन के लिए आप पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं, नोट्स भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्कबुक, गेट एकेडमी वर्कबुक आती ही है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज वाला जो पार्ट है, मतलब मेरे साथ टेस्ट सीरीज का रिवीजन ना अलग तरीके का रिवीजन है, हुँ, क्योंकि जब अपन पीवाईक्यूज लगाते हैं और वर्कबुक लगाते हैं तो अपन कंट्रोल कर रहे हैं कि अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कौन से उस सब्जेक्ट कौन से चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं। पर हाँ, टेस्ट सीरीज तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो वो तो कुछ ही पूछ सकता है। हाँ, तो टेस्ट सीरीज आपको वो भी क्वेश्चन आएंगे जो आपने देखे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जो आपने नहीं देखे हुए हैं, या फिर आपने मतलब आपने पढ़े हुए हैं पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आ रहा। तो वो वाले क्वेश्चन जब मिलते हैं ना, तो वो भी नोट डाउन करके रख लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन नया मिल गया मुझे, या ये कॉन्सेप्ट नया मिल गया मुझे। ये जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसका ही नया तरीके से सॉल्व करने का तरीका मिल गया मुझे, जो कि फास्टर है। मतलब आपको 2 मिनट के क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, वो क्वेश्चन उसने 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखा दिया कि भाई शॉर्टकट तरीका बता दिया एक तरीके से, तो वो हुँ, नोट डाउन करके रख लीजिए। तो उसकी अलग से कॉपी बना लीजिए, काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। बाकी नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म करने की कोशिश करिए। और अब की बार जो पेपर आया था, टफ आया था 22 काफी। 22 का हाँ, हाँ बहुत टफ आया था, तो मतलब अगला क्वेश्चन भी, अगला पेपर भी जो आना है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली टफ आने का चांस लग रहा है मुझे, कि अगला पेपर मुझे लगता नहीं गेट अब अपना लेवल कम करने वाला है, मेरे हिसाब से अगला पेपर हार्डर ही आएगा। तो मतलब कई लोग डरते हैं कि भाई पेपर हार्ड आएगा, हार्ड आएगा। पर अगर आपने मतलब दिल से तैयारी करी, अगर आपका सपना है कि टॉपर बनना चाहते हैं आप, तो मेरे हिसाब से आपको इच्छा होनी चाहिए कि जो पेपर आए वो इजी ना आए, वो हार्ड आए। क्योंकि मतलब अगर आपने प्रिपरेशन की है ना, तो आप हार्ड, क्योंकि इजी पेपर तो हर कोई सॉल्व कर सकता है सर। मतलब कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कोई भी पूछे तो 100% बच्चे सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल, पर आप चाहते हैं कि एंट्रोपी के टफ क्वेश्चन, एंट्रोपी जनरेशन पूछे वो आप, हाँ। तो अगर आप प्रिपरेशन हार्ड के लिए कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश भी करिए कि मतलब दुआ भी करिए कि हार्ड पेपर आए। मतलब मुझे खुद याद है, मैं दुआ करता था कि भाई अब की बार जब 2021 मतलब हाँ 2021 का जो पेपर आया था वो थोड़ा आसान आया था, आसान तो था। मैं दुआ करता था कि भाई पेपर 2022 का जो हार्ड आए, हार्ड आए। तो उस टाइम जो पेपर दे रहा था तब अच्छा नहीं लग रहा था इतना, मतलब ठीक है अच्छा, हाँ, हाँ। पेपर करते वक्त पता नहीं लगता ना आप कितना अच्छा कर रहे हैं कितना या बुरा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी मतलब मैं खुश हूँ कि जो पेपर आया था वो हार्ड आया था। हुँ, तो दुआ इस चीज की भी करिए कि जो आपने पढ़ा है वो आप यूटिलाइज कर पाए, तो हार्ड पेपर की भी दुआ भी करिए, उससे आपको ही बेनिफिट होगा लॉन्ग रन। बिल्कुल। सो परविंदर आपकी बातें जो हैं मुझे लगता है जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं अभी 23, 24 मतलब थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट होंगे, लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट हैं और जो ड्रॉपर हैं, तो 23 के लिए जाने वाले हैं, जो जो 24 के लिए जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। और आप जो कर रहे हैं अभी ईएससी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और बाकी इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत थैंक ही यू सर। अच्छा करेंगे आप। और मुझे पता है जितना मैं आपको जानता हूँ बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू सर। हाँ सो तो थैंक यू परविंदर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल द 2023 एस्पिरेंट्स। अभी तो शायद अगस्त एंड तक फॉर्म खुल जाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरना मत भूल जाइएगा। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परविंदर।